हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे हो गए। हाँ बच्चों। ये दूसरे वाले टीचर बोल रहे हैं आपकी, ठीक है। हाँ, पहले एक बात सुन लो। जो तो आप लोगों का टेस्ट हुआ था ना, उसमें जो पहली पीडीएफ गई थी उसमें कुछ आंसर गलत थे, तो इसलिए स्कोर गलत आ रहा होगा आप लोगों का। एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। तो उसे दोबारा से रीचेक करके मुझे बता देना। और जो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी वो हटा दिए गए हैं, उन्हें हटा देना, ठीक है, टोटल में से। बाकी जो अदर मार्किंग है वो सारी चीज़ें ठीक है, वो मैंने देख लिया है, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं जो अभी क्लास से इससे जुड़ रहे हैं, तो बेटा अभी ये है कि जो पहले ही क्लासेस हुई हुई है ना, पहले आप वो देखना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की पहले क्लास वो देखो, उसके बाद में इस पर आना, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, ठीक है। हमने कॉमन डिसीज़ के बारे में बात कर ली थी। कॉमन डिसीज़ के बारे में हमारी एक दो के बारे में बात रह गई है, जैसे लाइक एड्स, कैंसर। इनकी सेपरेट वीडियो आएगी, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था आगे चल के बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, प्रोटोजोन, हेलमेंथ्री, फंगल, ये हमने लास्ट क्लास में सारी में हमने कवर कर लिया है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे नए भी आए हैं, अभी ऐड हुए हैं, ठीक है। टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट याद रखना बेटा, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट याद रखना, विडाल टेस्ट, ठीक है। नमूनिया, इसके दो पॉजिटिव एजेंट, दोनों के नाम याद रखना, दोनों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर जब डबल नमूनिया बोला जाता है उसका मीनिंग क्या होता है कि वहाँ पर दोनों पॉजिटिव एजेंट ने अटैक करा है, ठीक है। और अगर सिंपल नमूनिया बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि खाली एक पॉजिटिव एजेंट का वो हुआ है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबके याद रखना, सिम्टम्स याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। सिम्टम्स से ऐसे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट याद रहनी चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में से दो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। मेन पार्ट से जो क्वेश्चन आता है वो तो इम्यूनिटी पार्ट से आता है, ड्रग्स वाले पार्ट से आएगा, या फिर आ जाएगा आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जो आज हम क्लास में कवर करने वाले हैं उस पर आ जाएगा, ठीक है। फिर वन बाय वन हमने सारी डिसीज़ के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। ऑलमोस्ट हम डिसीज़ कवर कर चुके थे, क्योंकि मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 दिन बाद। ये एक्स्ट्रा क्लास रिकॉर्ड हुई थी जो आपके पास आ रही थी, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ा था, थर्ड क्लास हो गई थी हमारी। थर्ड क्लास में हमने एस्कैरिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इनका पॉजिटिव एजेंट याद रखना, पॉजिटिव एजेंट याद रखना, ठीक है। फिलियरेसिस पढ़ लिया था हमने, एलिफेंटेसिस पढ़ा था, हाथी पाँव दिखाया भी था। होप आपने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी। एक दो बच्चों के डाउट भी आए थे एनसीईआरटी के, मैंने वो भी क्लियर कर दिए, ठीक है। फंगल डिसीज़ नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो याद भी रहनी चाहिए, ये नॉर्मल है, ठीक है। और क्या था, एनसीईआरटी की जो लाइन लिखी हुई है ना, एनसीईआरटी की जो लाइन मैंने लिखी है अपने नोट्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना बेटा। वेक्टर बॉर्न क्या था हमारा, एच एच मॉस्किटो जो होता है हमारा पॉजिटिव एजेंट होता है किसका, डेंगू एंड चिकनगुनिया इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया की। हमारा सबसे ज़्यादा ब्रॉडली देखी जाती है डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है। हमारी क्लास चल रही थी इम्यून सिस्टम पर, आज की क्लास होनी है हमारी इम्यून सिस्टम। क्या इम्यून सिस्टम भी मैंने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। लास्ट क्लास में इम्यून सिस्टम के बारे में बताया था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, थर्ड क्लास में है ये हमारी आज की क्लास में, कि क्या क्या होता है इम्यून सिस्टम। मैंने सोल्जर वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है। इस पर अगर कोई भी डाउट हो तो इससे प्लीज़ क्लियर कर लेना, और एनसीईआरटी का स्पेशली अगर डाउट आ रहा हो तो वो बता देना मुझे, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बेटा दो टाइप की इम्यूनिटी होती है हमारी, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इन्नेट जो होती है वो हम बाय बर्थ एक्वायर्ड करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो हम थ्रू आउट की लाइफ, यानी कि जो हम अपने जब अभी हमारा जन्म हो गया उसके बाद में जो हम एक्वायर्ड करते हैं उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इन्नेट इम्यूनिटी उसे कहते हैं जो हम बाय बर्थ लेकर पैदा होते हैं, जो हम अपने पेरेंटल हमें मिलती है, ठीक है। ठीक है बेटा, इम्यून सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था इतनी सारी चीज़ें। उसके बाद में हमने जो मेनली पढ़ा रहा था इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। लास्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था।
उसमें हमने 4 टाइप की इम्यूनिटी बताई है आपको, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, बेटा बहुत डिफरेंट है, एक फिजिकल बैरियर है, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर बैरियर है, ठीक है। सेल सेलुलर बैरियर बैरियर इस टाइप की हेडिंग है शायद एनसीईआरटी में, ठीक है। फिर एक साइटोकाइनिन बैरियर है हमारा। वन बाय वन मैंने बताया था। क्वेश्चन कहाँ जाता था बेटा, फिजिकल आ तो कहीं से भी सकता है, बट इंपॉर्टेंटली ये होता है फिजिकल बैरियर से क्वेश्चन आता है हमारा, और आ जाता है सेलुलर बैरियर। जैसे सेलेस बैरियर है ना, इसे हम सेलुलर बैरियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर में हमारे क्या क्या आता है, स्किन, स्किन की जो अपर पार्ट होता है, ये हमारे स्किन का जो अपर पार्ट है इसे बोलते हैं हम स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल चीज़ है, कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो सबसे पहले कहाँ से करता है, हमारी स्किन से तो करता है, ठीक है। मॉइस्चराइज होगा हमारी स्किन के अंदर, स्किन से थ्रू आउट अंदर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कोटिंग क्या होती है, म्यूकस कोटिंग वहाँ होती है जो हमारी ओपनिंग है, हमारी बॉडी की जहाँ जहाँ ओपनिंग है ना, वहाँ बोलते हैं म्यूकस कोटिंग, ठीक है। म्यूकस कोटिंग कहाँ है हमारी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है बेटा, ओपनिंग्स है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, ये हमारी ओपनिंग है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये ओपनिंग है। यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट ये हमारी ओपनिंग है। ये सारी कौन सी होती है, हमारी म्यूकस कोटिंग होती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, स्टमक क्या रिलीज करता है, HCl, सलाइवा, टीयर्स, लाइसोजाइम्स, ये हमारे क्या है, सारे हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर है। बाइल जूस, ईयर वैक्स, ईयर वैक्स यानी कि जो हमारी ये कान से निकलता है ना, इसको बोलते हैं हम सेरुमेन। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, सेरुमेन, ठीक है। उसके बाद में सेलुलर बैरियर में क्या क्या आता है, हमारे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, इसेनोफिल, मास्ट सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, एटसेट्रा, ठीक है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन एज बैरियर, ठीक है। मैंने 4 के एक से आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप पड़ोसी हो, एक अगर इन्फेक्टेड हो गया है, एक वायरस से अगर इन्फेक्टेड हो गया तो वो दूसरी सेल्स को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई चोरी हो रही घर में, तो अब अलर्ट हो जा, तुम लोग बच जाओ, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरफ्रोन, ठीक है। इंटरफ्रोन में कौन सा प्रोटीन वर्क करता है, AVP। AVP की फुल फॉर्म क्या है बेटा, एंटीवायरल प्रोटीन। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने आपको बता दिया कि बेटा जो हम थ्रू आउट दी लाइफ हम गेन करते हैं, ठीक है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जो हम अपनी ज़िंदगी में अब जो हमारी चल रही है इस टाइम पे हम जो एक्वायर्ड करेंगे उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल, किसी बैक्टीरिया, किसी भी डिसीज से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में क्या है प्रेजेंट है, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। आज हमें उसका स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसा होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, क्या आपको नॉलेज वाइज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में भी क्वेश्चन आता है और एकेडमिक ईयर में भी क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। और जो बच्चे मेरे से अब 11th एज वेल एज 12th भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे 11th में वो 12th के ही पढ़ रहे हैं, तो बेटा ये आपके लिए पॉजिटिव है कि आपको 12th करते करते, क्यों बायो का इतना सिलेबस नहीं है, 11th की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। आपका 11th का सिलेबस मैं पूरा करूँगा, ठीक है। पूरा टाइम पर हो जाएगा, ठीक है, उससे पहले हो जाएगा, ठीक है। 12th की भी जिम्मेदारी मेरी है, बट ये है कि बेफिक्र होकर फॉलो करो ब्लाइंडली, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारा क्या होता है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये मैंने आपको बता दिया। ओनली वर्टिब्रेट्स, जो हम वर्टिब्रेट्स है ना, ये हमारे अंदर ही की खासियत है कि हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम इसे एक्वायर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसकी ना डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी होती है बेटा, एक सेकंड चार्जिंग देख लूँ, चार्जिंग तो नहीं जा रही। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ चार्जिंग आ गई, चार्जिंग नहीं है इसलिए चार्ज पर लगा रहा था, प्लग कर रहा था। तो बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी किस टाइप की होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है।
जो हमारी इन्नेट वाली इम्यूनिटी होती है ना, वो इस टाइप की होती है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है वो उस पर अटैक होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, अटैक करना स्टार्ट कर देगी। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक पैथोजन स्पेसिफिक होता है, जैसे अगर बैक्टीरियल वो आया फॉरेन पार्टिकल, तो उसके लिए अलग है, ठीक है, उसका पैथोजन जैसा उसके अकॉर्डिंग उस पर वार करा जाएगा, ठीक है, उससे वैसे लड़ा जाएगा। आपका भी होता है ना कि घर वालों से कैसे कैसे लड़ना है, वो आपका अलग तरीका है, बाहर वालों से कैसे लड़ना एक अलग तरीका है। घर में अगर लड़ाई हो रही है तो घर में आप खाली मुंह से तो लड़ सकते हो, बाहर किसी से लड़ाई हो गई दो दो चार रखाओगे, घर में तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो एक स्पेसिफिक चीज़ है ना, है कि एक स्पेसिफिसिटी है। जैसे बैक्टीरियल फॉरेन पार्टिकल आया तो उसके लिए बैक्टीरियल वाला वर्क करेगा, फंगल आया तो फंगल वाला, तो हर पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिसिटी है। बट इन्नेट वाली में क्या होता है, इन्नेट वाली होती है माँ की तरह, कि माँ के लिए तीनों चारों औलादें बराबर होती हैं, ठीक है। तो उसका वो सीन होता है, ठीक है, उसे वो नहीं दिखता, स्पेसिफिसिटी नहीं दिखती, कि एक साइड नहीं दिखती, इक्वालिटी होती है उसमें, ठीक है। पैथो इस वाले में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ है कि इसके लिए ये वर्क करना है तो इसके लिए ये होगा, ठीक है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ये मतलब होता है कि बहुत सारी वेरिएशन है, अलग अलग चीज़ होना, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, ये सारी क्या है बेटा, डाइवर्सिटी तो है हमारी। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिफ्रेंशिएशन, सेल्फ और नॉन सेल्फ डिफ्रेंशिएशन ये है कि बच्चे के उसे अपनों की और परायों की पहचान होती है, ठीक है, कि हमारी बॉडी के लिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी तो बन रही है, उससे भी तो वो पॉजिटिव वाली है, हमारी अच्छी वाली है, ठीक है, तो अब उसे तो बाहर नहीं निकालेंगे, उस पर तो अटैक नहीं करेंगे। और नॉन सेल्फ ये पता है कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उस पर वो अटैक करेंगे, उसके अगेंस्ट वो वर्क करेंगे, ठीक है। मेमोरी, मेमोरी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी है, मेमोरी एक बेसिक वो है, ठीक है, मेमोरी क्या है, डिस्क होती है हमारी भी, याददाश्त, ठीक है। तो मेमोरी वाला क्या पार्ट काम करता है, मेमोरी वाला पार्ट काम ये करता है, दो टाइप की मेमोरी होती है, एक हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि बेटा कोई पार्टिकल आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने आप पर अटैक करा फर्स्ट टाइम, तो आपको नहीं पता कि आपको कैसे उसका डिफेंस करना है, क्या करना है, आप नहीं जानते। आप इमिडिएटली ऐसे हो जाओगे कि अच्छा इस इंसान ने हम पर अटैक करा, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने, बहुत करीबी दोस्त ने आप पर अटैक करा, ठीक है, तो आपको नहीं पता कैसे डिफेंस करना है, आप एकदम से शॉक हो जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वाला होता है, तो उस टाइम पर आप वीक पड़ जाओगे, ठीक है। और वो जो अटैक होगा उसका जो दर्द होता है वो लॉन्गर टाइम तक के लिए मिलेगा तुम्हें, कि एकदम से किसी ने वार करा तुम्हारी पीठ पर, तो उसका तुम्हें उम्मीद नहीं होती उस इंसान से, तो वो लंबा टाइम तक चलता है दर्द, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि जो हमारी प्राइमरी वाली मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी में ये होता है फर्स्ट टाइम अटैक हुआ, वो उसके प्रिपेयर्ड नहीं था, प्री प्लान नहीं था, हमारी बॉडी झटका लगा एकदम से, तो वो होता है, ठीक है, ओके ओके। फिर वो वीक हो जाता है, सीधी बात है, तो वीक ही है इंसान के, यहाँ पे वीक पड़ जाएगा, लॉन्गर टाइम तक के लिए वो होगा, ठीक है। अब जैसे किसी को कोविड हुआ था, कोविड हुआ, अब जो कोविड के टाइम पे जो फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हुआ था, तो हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड तो थी नहीं, तो एकदम से बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी गिर गई, इम्यूनिटी गिर गई एकदम से, वीकनेस होनी स्टार्ट हो गई, प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। बट क्या हुआ उसके बाद में, जब उसे फर्स्ट स्टेज से वो निकल गया, अब जब सेकेंड स्टेज आई तो सेकेंड स्टेज में उसे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार हो गई थी, इम्यूनिटी तैयार हो चुकी थी हमारी बॉडी, अब वो प्री प्लान थी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वाला जो था वो झटका लगता है, वीक पड़ जाता है इंसान, लॉन्गर टाइम तक के लिए असर देता है, लंबे टाइम तक बीमार पड़े रहोगे, ठीक है। एंटीबॉडीज़ में कौन सी वर्क करती है हमारी, आईजीएम, क्या बेटा, आईजीएम, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आज हमारी एक क्लास चलेगी, तो आज की क्लास में तो नहीं, फिफ्थ क्लास में इसका क्लासिफिकेशन आ जाएगा कि हर एंटीबॉडी का क्या काम होता है, 4-5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। और स्पेशल ये है कि आपको बेटा मेडिकल कॉलेज तक उसको याद करके रखना है, ठीक है, मैं तो बता दूंगा, खाली पढ़ के भूल जाओ तो मत पढ़ो, याद रखना लॉन्गर टाइम तक के लिए, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, नाम रोशन करना ना कि बर्बाद। सेकेंडरी इम्यूनिटी, सेकेंडरी मेमोरी कैसी है हमारी, सब्सिक्वेंट है, ठीक है, सब्सिक्वेंट एकदम से, अब वो तो फर्स्ट टाइम वाला था, अब वो तैयार है, प्रीपेयर्ड है कि हाँ अब मैं झटका झेल सकता हूँ। हाइट एंड रेस्पॉन्स, हाइट एंड रेस्पॉन्स एकदम से, वो पहले तो वीक पड़ गया था, अब वो वीक नहीं पड़ेगा, अब वो उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। शॉर्ट टाइम तक के लिए इसका इफेक्ट होगा, अब इतना दर्द नहीं होगा, वो होता है ना कि एक बार जिससे हमें उम्मीद नहीं होती उसने हमें झटका दे दिया, अब दूसरी बार में हमें बोले ठीक है इसका तो हमें पता था, ये तो जा नहीं था, ठीक है।
एंटीबॉडी इसके लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी, आईजी, जी, एम और जी, ठीक है। मेमोरी वाले में, प्राइमरी वाले में एम आ रहा है और सेकेंडरी वाले में जी आ रहा है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि एंटीबॉडी कौन से वाले में आती है, प्राइमरी वाले में आई जी एम और सेकेंडरी वाले में आई जी जी। अब इसे याद करने की टेक्निक बताता हूँ मैं। एम जी हेक्टर कार्ड देखी है, ठीक है, तो बस ऐसे याद कर लो, एम पहले आता, जी बाद में आता उसमें, तो एम के हो गए हमारा प्राइमरी, जी के हो गए हमारा सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी रिप्रेजेंटेशन आई है ग्राफ की। ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो क्या है, एंटीबॉडी की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। मैं लिख भी देता हूँ, एंटीबॉडी टाइम ड्यूरेशन, स्लोप देख रहे हो, ये है, इधर एंटीबॉडी लिखा है, इधर टाइम ड्यूरेशन, ठीक है मेरे बच्चे। अब जो IgM वाला है वो प्राइमरी रेस्पॉन्स है, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा गया, स्लो गया थोड़ा, क्योंकि उसमें टाइम लगा रिकवरी में, उसमें आप लंबे टाइम तक वोंड रहे, मतलब हील हुआ आपको, मतलब तकलीफ रही, प्रॉब्लम हुई। लेकिन जो सेकेंडरी वाला है उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा, बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा उसका ग्राफ, ठीक है। फिर लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन लिम्फॉइड ऑर्गन पे आ जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये लिख पढ़ भी लेना एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, NCERT से यही चीज़ मिलेगी, कोई अदर चीज़ मिलेगी नहीं। मिलती है तो मुझे मैसेज करना, कॉल करना, मैं समझा दूँगा। सॉरी, ठीक है बेटा। लिम्फॉइड ऑर्गन, अब लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं अब आपको ये पता चलेगा। पहले तो आप ये उसका लिम्फॉइड ऑर्गन में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, कि उसका ओरिजिन कहाँ से, मैचुरेशन कहाँ से हो रहा है, उसका प्रोलिफरेशन क्या हो रहा है, इस सब से मिलकर हमारा ये बनता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स यानी कि साइट्स वर्ड जहाँ आ जाए वहाँ समझ जाओ किसकी बात चल रही बेटा, सेल्स की। मैं हर क्लास में हर बार हर एक वर्ड आपको बार बार रिपीट कराता हूँ, क्यों, क्योंकि एट द एंड आप याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बायो ऐसी नहीं कि फॉर्मूला लगा दिया तो हो गई, ठीक है। ये से चाहिए होता है रिवीजन, जितना आप मुझे कैसी चीज़ें याद है या मुझे कैसी चीज़ें पता है, क्योंकि मैंने रिवीजन बहुत करा हुआ है। मुझे किसी भी टाइम पर आप उठाकर पूछ लो कुछ भी, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। जो हमारी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, लिम्फोसाइट जो है हमारे, वो दो टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। कन्फ्यूज़न मत करना, दोनों में अलग अलग है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अलग पार्ट था हमारा, उसकी प्राइमरी मेमोरी अलग है, सेकेंडरी मेमोरी अलग है। मेमोरी की बात कर रहे हैं तो मेमोरी के हिसाब से बात करेंगे, प्राइमरी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं तो लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे। और लिख भी लेना एक बार नोट्स में, रिकरेक्शन कर लेना। ठीक है बेटा, प्राइमरी लिम्फोसाइट एंड सेकेंडरी लिम्फोसाइट। प्राइमरी लिम्फोसाइट कैसे होते हैं हमारे, प्राइमरी लिम्फोसाइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोन मेरो में और थाइमस। क्या होता है बेटा, प्राइमरी लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट इन बोन मेरो एंड थाइमस, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट इन माल्ट। माल्ट की फुल फॉर्म है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन पर क्वेश्चन आया हुआ है, MALT पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये नीट 2021 में आया था मेरे बच्चे। अब 21 से न 22 में आया न 23 में आया, 24 में आ सकता है, आ भी सकता है, ठीक है। और पास्ट ईयर जब उठाओगे ना तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, ठीक है। 2013 से जो आना स्टार्ट हुआ है रेगुलर, हर 1-2 साल के बाद में आता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। माल्ट की फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए आपकी, NCERT ने क्लियरली मेंशन करके लिखा हुआ है और बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोसाइट कहाँ का प्रेजेंट होता है, हमारी स्प्लिन, लिम्फ नोड, पेयर्स पैचेस, अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स। याद करने की ट्रिक बताऊं, प्राइमरी वाले तो दो ही हैं बस खाली, बोन मैरो एंड थाइमस, मेन तो यही है, ठीक है। सेकेंडरी में जो बचा वो सारा हमारा
सेकेंडरी में आ जाएगा, लाइक माल्ट, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, स्प्लीन, lymph nodes, Peyer's patches, appendix and tonsils. They are secondary lymphoid tissue. ठीक है, प्राइमरी हमने पढ़ लिया। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन एक एक करके। ठीक है, कैसे? प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं हमारे? जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, कैसे वो बन रहे हैं? ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं किसमें? एंटीजन स्पेसिफिक हो रहा है। ठीक है, मैचुरेशन आ रहा है। मैचुरेशन यानी कि एक तरीके से उसका डेवलपमेंट समझ लो। ठीक है, अब ये प्राइमरी लिम्फोसाइट के बारे में जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं ना। फॉर्मेशन, हमें क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन कैसे हो रही है, डिफ्रेंशिएशन कैसे हो रहा है, वो एंटीजन कैसे बन रहा है। ठीक है, मैचुरेशन कैसे आ रहा है उसमें। ठीक है, वन बाय वन हम एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बोन मैरो के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। प्राइमरी के बोन मैरो में 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी। 2 टाइप की सेल्स आती हैं, बीटा सेल्स एंड टी सेल्स। बीटा सेल्स एंड टी सेल्स। तो बीटा सेल जो होती है हमारी बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस, क्या बोलते हैं इसको हम? बीटा सेल्स को हम बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस। क्योंकि बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार ना टीचर भी आपको नहीं करेक्ट करते। बच्चों को लगता है बोन मैरो सारी हैं सेल्स, तो इसलिए इसका नाम बीटा सेल्स है कि बोन मैरो के नाम पर इसके सेल्स का नाम क्या रखा है? बीटा सेल्स। पर ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट द रीजन्स। ठीक है, इसका रीज़न ये नहीं है, इसका रीज़न दूसरा है। इसका रीज़न क्या है? जो हमारी बर्ड्स होती है ना, जैसे हमारे पास बोन मैरो है, ऐसे इनके पास होता है बर्ड्स ऑफ फैब्रिसियस। बर्ड्स के पास क्या होता है बेटा? बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस। ठीक है, ये क्या होता है? इसका रीज़न क्या है? बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस हमें क्यों बोला गया? जो मैमलियन ऑफ बोन मैरो है, यानी जो हमारा बोन मैरो है मैमल्स का, वो इज़ इक्विवेलेंट ऑफ बर्ड्स, कि हमारा बोन मैरो बर्ड्स के इक्वल रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेल्स आई हैं वो कहाँ से आई हैं? बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस। और ये कहाँ पाया गया? सबसे पहले बर्ड्स में। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास आया। तो इसका रीज़न ये नहीं है बोन मैरो के नाम पर बीटा सेल्स रखा गया, इट्स नॉट द रीज़न। रीज़न क्या है कि जो हमारी मैमलियन बोन मैरो है वो इक्विवेलेंट है हमारे बर्ड्स के। ठीक है, बर्ड्स में क्या होता है? जैसे हमारे पास बोन मैरो, उनमें क्या होता है? बुर्सा ऑफ फैब्रिकस। आई होप ये क्लियर होगा। नहीं आया क्लियर समझ में तो दोबारा एक बार रिपीट करना, क्लास को रिवाइंड करना, आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? फॉर्मेशन प्लस मैचुरेशन होगा। कहाँ होता है फॉर्मेशन? बीटा सेल का फॉर्मेशन और मैचुरेशन होता है बोन मैरो में। इसकी साइड याद रखना, क्वेश्चन आएगा ये बीटा सेल्स का फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन कहाँ होता है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, नॉन ऑफ दिस। आंसर गेट पिक करना है मेरे बच्चे, बोन मैरो। ठीक है, दूसरा बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। कहाँ प्रेजेंट था? सबसे पहले बर्ड्स में। और हमारा बोन मैरो किसके इक्विवेलेंट बताया गया है? बर्ड्स के अकॉर्डिंग। ये पुरानी एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में था, अब तो शायद इस पर इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन बट नीट है, कुछ भी कहीं से ही पूछ सकता है। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है ये। एनसीईआरटी बहुत कंसाइजली एक पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करती है, इट्स नॉट द मीन कि वो कंप्लीट हो गया। उसके लिए ये कि आपको बहुत डीपली पढ़ना होता है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। लास्ट ईयर एक बच्चे का ना 1 नंबर की वजह से ना उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। अगर फॉर एग्जांपल आप क्वालिफाइड कर रहे हो, आप अगर क्वालिफाइड कर रहे हो, आपको प्राइवेट में लेना है, आपके नंबर अच्छे नहीं आए, ठीक है, आपके नहीं आए 600 नंबर 700 नंबर, आपको नहीं लेना है MBBS में, अब आपको प्राइवेट में किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए भी आपको नहीं क्या कंपलसरी कि आप क्वालिफाइड तो होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर 1 नंबर भी कम है ना क्वालिफाइड में तो नहीं होगा एडमिशन। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना बोन मैरो क्या प्रोड्यूस करता है हमारे पास? 2 टाइप की सेल्स, बीटा सेल्स एंड टी सेल्स। फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन कहाँ पर हो रहा है इसका? बोन मैरो में। ठीक है, टी सेल्स होती हैं हमारी थाइमस सेल्स। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ? फॉर्मेशन तो हुआ बोन मैरो में, ठीक है, बट इसका मैचुरेशन कहाँ हो रहा है? थाइमस। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइट पॉइंट। असर्शन रीजन्स भी आते हैं। असर्शन रीजन में ये पूछ लेंगे कि बेटा बीटा सेल्स का फॉर्मेशन और मैचुरेशन कहाँ पर हो रहा है? आंसर क्या है? बोन मैरो में। ठीक है, टी सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? बोन मैरो में, बट
मैचुरेशन का हो रहा है बेटा थाइमस, याद रखना, कानों में ना लिख लो, मैंने ये ऐसे ही चिल्ला कर नहीं बोला है, ये हाईलाइट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मैं अब बहुत अलर्ट हो गया हूँ, हर वो पॉइंट बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं पहले क्या कर रहा था, खाली पढ़ा पढ़ा दे रहा था। मैं अब एक एक पॉइंट बताता हूँ, हर एक जगह से क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें लगेगा अरे सर ये वो, बेटा पास्ट ईयर उठाकर देख लो, पास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो नहीं हो ना तो मुझे बता देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जो हमारे थाइमस से आ रहा है इसे बोलते हैं हम थ्रोन इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? थ्रोन इम्यूनिटी, ठीक है। थाइमस जो होता है हमारा ड्यूरिंग द बर्थ, जिस टाइम पे हम पैदा हो रहे होते हैं, एक जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट और मतलब उसके थोड़ा सा हार्ट से अपर पार्ट, इसे ना सर का ताज बोलते हैं, एक तरीके इसका जो मतलब डायग्राम वगैरह इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ये होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है जब ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है। जो जिस टाइम पे हमारा बर्थ हुआ उस टाइम पे क्या है कि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, बुढ़ापा आने लगता है, ठीक है। अभी हम पैदा हुए हैं तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है। जवान हुए थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, पहले तो ऐसे समझ लो, अभी तुम बच्चे हो, ठीक है, बच्चे हो तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में जवानी आई, थोड़ा छोटा हो गया, और जब तुम बुढ़ापे पे गए तो ये ख़त्म होता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा चार्जिंग होती है ना, मोबाइल की चार्जिंग 100% है, ठीक है। जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे, सुबह तुमने करा, शाम तक आता है तो उसकी चार्जिंग ख़त्म। तो ऐसे ही क्या होता है, इस ये भी हमारा एक वो होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी लाइफ का कितना लंबा अभी फेज़ बाकी है और कितना लंबा फेज़ बाकी नहीं है, और इतना आसान नहीं होता इसको एनालाइज कर पाना। इट्स नॉट द इजी टास्क, ठीक है। बट ड्यूरिंग द बर्थ इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। वैसे ही क्या होता है, फिर ये रिड्यूस हो जाता है साइज़ में टाइमली, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे इसका साइज़ छोटा होता जाता है, ठीक है। बट एक मिसकंसेप्शन ये है हमारी एनसीईआरटी में, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है, कि स्मॉल साइज एट प्यूबरिटी, प्यूबर्टी के टाइम पे इसका साइज़ स्मॉल बताया गया है। आई डोंट नो क्यों, बट जो हमारा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है कि हाँ स्मॉल साइज होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं, आई डोंट नो, बट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है तो मानना तो पड़ेगा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया आपने। प्राइमरी में हमने क्या पढ़ा, बोन मेरो के बारे में एंड थाइमस के बारे में। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, स्प्लीन, माल्ट, लिम्फ नोड्स, पेयर पैचेस एंड टॉन्सिल्स एंड अपेंडिक्स। डिटेल में किसको पढ़ना है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, अब प्राइमरी ने अपना वर्क कर लिया, प्राइमरी वाले को तो झटका लगा था, ओके ओके, उसे तो समझ में नहीं आया था, ठीक है। अब जब सेकेंडरी वाले का टाइम आया तो आफ्टर मैचुरेशन, जब वो मैच्योर हो गया, इंट्रैक्शन विद एंटीजन, अब वो मैच्योर हो चुका है, ठीक है। अब वो इंटरेक्ट किससे करेगा बेटा, एंटीजन से, एंटीजन उसका इंटरेक्ट करेगा। प्रोलिफ्रेशन क्या होता है, ये इफेक्टर होता है, एंटीजन स्पेसिफिक होता है ये हमारा, ठीक है। मेन चीज़ ये नहीं है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में हमें ज़्यादा डीपली किसमें पढ़ना है, हमें ऑर्गन्स के बारे में डीपली पढ़ना है, ठीक है। मैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस है मैं आपको बता चुका, अभी पता है मैंने, प्राइमरी वाले कैसे वर्क करता है और सेकेंडरी वाले कैसे वर्क करता है। प्राइमरी वाले के लिए वो झटका लगता है, ठीक है, उस टाइम पे वो वीक होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, ठीक है। सेकेंडरी वाले के लिए वो उसकी समझ में आ जाता है, बोले हाँ इसके इसके अगेंस्ट मेरी ये एंटीबॉडी तैयार करनी है, इसके एंटीजन से मुझे ऐसे लड़ना है, इसके एंटीजन से मुझे वैसे लड़ना है, ठीक है। अब क्या है लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं बेटा हमारे, स्प्लिन जो होता है हमारा वो बीन शेप होता है, किडनी शेप बोल दो, इसका शेप याद रखना, किडनी शेप बोल सकते हैं, और किडनी शेप को हम क्या बोलते हैं बेटा, बीन शेप। किडनी शेप या बीन शेप ये लिखा हुआ भी आपको उसमें। लिम्फोसाइट्स प्लस फैगोसाइट्स, इसके पास दोनों टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लिम्फोसाइट सेल्स एंड फैगोसाइट सेल्स, यानी WBC
और फेगोसाइट सेल जो होती है हमारी वो ईटिंग सेल्स होती है, ठीक है, वही मैंने आपको बॉडी फ्लूइड के टाइम पर पढ़ाया था। ये क्या होता है, स्प्रिंग जो होता है हमारा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि शमशान घाट होता है हमारा आरबीसी का। मैंने बताया था ना आपको 120 डेज के बाद जो आरबीसी डीजनरेट होने लगते हैं, ठीक है, जो वर्क नहीं करते, जो फंक्शन नहीं करते। मैंने बॉडी फ्लूइड वाले में बहुत डीपली पढ़ाया था, प्लीज़ यार बेइज्जती मत करना। अगर नहीं आया समझ में तो आप कॉल करके पूछना, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हमारा स्प्लिन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो आरबीसी जो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जो डीजनरेट हो जाते हैं, वो यहाँ पर आके अपनी मृत्यु खुद कर लेते हैं स्वयं, ठीक है। उसके बाद में लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, हमारे लिम्फ नोड होते हैं मेरे बच्चे, लिम्फ नोड्स होते हैं कि ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। किसको ट्रैप करते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, मैं ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर तो नहीं चल रहा, क्योंकि यार पढ़ाना ज़्यादा है, अब जल्दी जल्दी पढ़ाना है, सिलेबस वैसे तो सही चल रहा है हम अभी, बट ये है कि थोड़ा सा आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ा फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ मैं कि टाइम से पहले आपका सिलेबस निपटा दूँ। लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स में क्या है हमारा, ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या करता है, लिम्फ नोड इनिशिएट करता है इम्यून रेस्पॉन्स, लिम्फ नोड, ठीक है। अब ये ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, इनिशिएट करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। माल्ट, माल्ट के बारे में क्या है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब इसका वर्क फंक्शन क्या है, जो हमारी लाइनिंग होती है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की, ये इस जगह पर पाया जाता है। हमारी जो इसकी कवरिंग होती है ना, लाइनिंग होती है, ये वहाँ पर ये टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। माल्ट क्या है बेटा, टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, 3-4 जगहों पर पाया जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ये क्या है हमारा, 50% है लिम्फोइड टिश्यू का, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन करा हुआ है। जो लिम्फोइड टिश्यू है वो क्या है हमारा, ये 50% एरिया कवर करता है 3 जगहों पर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इम्यूनिटी के टाइप्स, अब हम बात कर रहे हैं हम उसके इन्नेट इम्यूनिटी के, हमने टाइप्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड एंटीबॉडी इम्यूनिटी, एक होती है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम CMI, ठीक है। CMI क्या है हमारा, एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड, जो हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसमें कौन सी सेल्स आती है, हमारी बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल्स में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स की भी, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स वाली जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो 4-5 दिन तक के लिए रहती हैं, ठीक है। वो बनी हमारी ब्लड में और 4-5 दिन तक लड़ती हैं वो, उसके बाद वो चली जाती हैं। बट जो परमानेंट रहती हैं, जो लंबे टाइम तक रह सकती हैं, थ्रू आउट द लाइफ भी रह सकती हैं, उन्हें बोलते हैं हम मेमोरी सेल्स, ठीक है। मेमोरी सेल्स जो है हमारी वो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है उनका, ठीक है बेटा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है हमारे, CMI, लिखा हुआ PTO, प्लीज टर्न ओवर द पेज, ठीक है। टी लिम्फोसाइट आर 4 टाइप्स, हमारी टी लिम्फोसाइट हमारी 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स एंड टी सप्रेसर सेल्स एंड टी मेमोरी सेल्स, ठीक है। मेनली जो हमारे कोर्स में जो पढ़नी है हमें, हेल्पर सेल्स और किलर सेल्स के बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ना है। सप्रेसर सेल्स के बारे में भी है, मेमोरी सेल्स के बारे में, बट मेन ये है हमारी हेल्पर एंड किलर सेल्स, ठीक है। हेल्पर सेल्स का काम क्या है, नाम से क्लियर है, ये हेल्प करेंगी। इट हेल्प्स बीटा सेल्स एंड ऑल्सो टी सेल्स, यानी कि बीटा सेल्स को भी हेल्प करती हैं, ये टी सेल्स को भी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन 2 जगह आ रहा है, बीटा सेल्स में और टी सेल्स में, ठीक है। कौन सी सेल्स है ये, हेल्पर, एच सेल्स हेल्प इन बीटा सेल्स एंड ऑल्सो टी सेल्स। इस टाइप से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन आया था
क्वेश्चन हमारे सेंटर का ही मैंने लिखा था क्वेश्चन कि टी इज स्टैंड फॉर, ठीक है। तो उसमें आंसर दिए थे मैंने, 4 को ऑप्शन डाले थे, हेल्पर सेल्स, किलर सेल्स और टेम्परेरी सेल्स एंड थाइमस। तो कुछ बच्चों ने टेम्परेरी सेल्स पे टिक कर दिया था, बेटा टेम्परेरी सेल्स नहीं है। टी इज स्टैंड फॉर थाइमस सेल्स, बी इज स्टैंड फॉर बोन मेरो, बोन मेरो से आए दोनों सेल्स बट बर्सा ऑफ फैब्रिकस। अगर ये ऑप्शन है तो बर्सा ऑफ फैब्रिकस पे टिक करना है, और अगर नहीं है तो फिर इस पे टिक करना है बोन मेरो पर। बोन मेरो से 2 टाइप की सेल्स आई, बीटा सेल्स, टी सेल्स, ठीक है। फॉर्मेशन मैचुरेशन बोन मेरो का बीटा सेल्स का कहाँ पर हुआ, बोन मेरो में। टी सेल्स में क्या हुआ, फॉर्मेशन तो बोन मेरो में हुआ टी सेल्स का, बट मैचुरेशन का हुआ बेटा थाइमस में, ठीक है। थाइमस क्या है, एक हमारा ऑर्गन है, कहाँ पाया जाता है, बॉडी में पाया जाता है, हमारे हार्ट से थोड़ा सा ऊपर। 4 टाइप की सेल्स के बारे में बात करी हमने, हेल्पर, किलर, सप्रेसर, मेमोरी। वापस आ गए हम अपने टॉपिक पे। हेल्पर सेल्स नाम से क्लियर है, इट हेल्प इन बीटा सेल्स एंड ऑल्सो टी सेल। किलर सेल्स, किलर सेल्स क्या करती हैं, परफोरिन्स। परफोरिन्स क्या होते हैं, हमारे एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो पोर्स करके ना उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। दूसरा लिम्फोटॉक्सिन, लिम्फोटॉक्सिन यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है उसके खिलाफ ये टॉक्सिसिटी रिलीज करेंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे, और यही हमारे बहुत मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हाईलाइट पॉइंट ही हमारा टी किलर सेल्स होती हैं जो हमारी कैंसर सेल्स को हमारी मारती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, ठीक है। ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे किडनी हुआ, लीवर हुआ, हार्ट हुआ, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है ना वो हमारे अगेंस्ट वर्क करने लगती हैं, ठीक है। अगेंस्ट वर्क कैसे कर रही है हमारी, कि जैसे कि कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक है, हमारी सेल्स अलग हैं, अदर पर्सन की अलग हैं। अब हमने जब ट्रांसप्लांट कराया, ट्रांसप्लांट हुआ, तो वो हमारी इस एक मीडियम की होती नहीं है, तो वो क्या हो जाती है, जो हमारा जो दूसरा ऑर्गन है वो हमारी सेल्स जो होती हैं वो उसके ऊपर अटैक करती हैं, ठीक है। तो वो ऐसी और ऑर्गन्स को भी हार्म करती हैं, तो इतना आसान नहीं होता, ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं इसको, इतना आसान नहीं होता ट्रांसप्लांट होना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके उसके लिए फिर हमें कुछ दवाइयाँ वगैरह भी, कुछ और ट्रीटमेंट वगैरह भी वो आगे चल के पता चल जाए। सप्रेसर सेल्स नाम से क्लियर है कि जैसे किलर सेल्स का वर्क है ऐसे ही सप्रेसर सेल्स का भी वर्क है। कोई सेल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको सप्रेस करना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। मेमोरी सेल्स बताने की ज़रूरत है नहीं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, तो उसे याद रखना कि हाँ पिछली बार ये आया था, इसके अगेंस्ट हमने ऐसे वर्क करा था, तो फिर वही ये आती है हमारी मेमोरी सेल्स में, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी जो है हमारी, उसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उस स्ट्रक्चर को भी देखना और पहले मेरे से पढ़ लो उसके बाद देखना, ठीक है। साथ साथ एनसीईआरटी लेकर बैठा करो नोट्स के साथ साथ, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कैसे बना हुआ है, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन से हमारी 4 चेन बनी हुई है, ठीक है। कितनी चेन से बनी हुई है हमारी, 4, ठीक है। 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है। एंटीबॉडी हैव 4 चेन्स, 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स, ठीक है। जो हैवी चेन्स हैं 2, उसमें क्या होता है 45 एमिनो एसिड आर प्रेजेंट, ठीक है। जो लाइट चेन्स हैं और उसमें क्या होता है 220 एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इतने एमिनो एसिड्स से ये चेन्स बनती हैं, ठीक है। जब स्ट्रक्चर देखो समझ में आ जाएगा कौन सी चेन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, H2L2, याद रखना H2L2, ठीक है। 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। हैवी चेन जो बननी कितने एमिनो एसिड से बननी 45, और जो हमारी लाइट चेन्स है वो कितने एमिनो एसिड से बननी बेटा 220 एमिनो एसिड्स, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको एंटीबॉडी का, 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है। जब मैंने बायोमोलिक्यूल के चैप्टर पढ़ाया हूँगा
तो उसमें आपको एक चीज़ बताऊंगा टर्मिनल्स के बारे में कि अच्छा ये मेरा फ़ोन है फॉर एग्जांपल, इसके दो टर्मिनल एंड है, एक तो ये एक ये, ठीक है। तो इनके नेमिंग होते हैं अपर एंड लोअर एंड। ऐसे ही जो होता है इसमें भी दो टर्मिनल एंड है, इसकी जो चेन्स है, ऊपर वाले को बोलते हैं हम एन और नीचे वाले को बोलते हैं हम सी टर्मिनल, ठीक है। एन और सी टर्मिनल ये आपको बताना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। फिर ये जो अपर पार्ट है, ये जो ब्लैक कलर की उससे पेन से बना हुआ है, इसे बोलते हैं हम हैवी चेन। और ये ब्लू कलर वाले जो हमारे, ये कौन सी है, हमारी लाइट चेन, ठीक है। तो इसका जो थोड़ा सा अपर पार्ट है, यानी कि वन, इसका हाफ पार्ट, इसे बोलते हैं हम वेरिएबल रीजन फॉर एंटीजन। जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, जो एंटीजन आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर आकर वो अटैक करता है, ठीक है। कोई तुम्हारे घर में चोर घुसेगा, वो क्या करेगा, मेन गेट पर ही तो अटैक करेगा। तो ये यहाँ पर इसका मेन पार्ट ये है, यहाँ पर इसका क्या है, चेक पोस्ट है एक तरीके से। यहाँ पर ये आएगा वेरिएबल रीजन ऑफ फॉर एंटीजन। वेरिएबल रीजन क्या बोला गया कि अलग अलग टाइप के एंटीजन आते हैं, एक टाइप का तो एंटीजन आता नहीं है। बैक्टीरियल अलग है, फंगल अलग है, वायरल अलग है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का ये वेरिएबल रीजन होता है, ये कांस्टेंट नहीं है। बाकी के जो नीचे का पार्ट है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट रीजन। इतना पार्ट हमारा कांस्टेंट रहेगा, ऊपर का पार्ट है जो मेन काम करता है हमारा। फिर नेक्स्ट, ये तो हमने लेफ्ट साइड की बात कर ली, अब मैं राइट साइड में बताता हूँ, जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट लिखा हुआ है, ठीक है। इस पार्ट को जहाँ पर ये एंटीजन आकर अटैच होता है उसे बोलते हैं बेटा एंटीजन बाइंडिंग साइट। और दूसरा अगर हम इसे टर्मिनोलॉजी में बोले तो इसे बोलते हैं हम पैराटॉप। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, पैराटॉप, ठीक है। फिर इनके बीच में जो कनेक्शन होता है, ये जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, वो कैसे होते हैं, बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। कौन से बॉन्ड्स के साथ कनेक्ट होते हैं, सल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। तो सल्फाइड बॉन्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें करते हैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो यहाँ पर। बट इसमें क्या हुआ है कि ये इस टाइप से रिप्रेजेंट करा गया है हमारी बुक में। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है हमारे। कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इन वन एंटीबॉडी, आर 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन वन एंटीबॉडी, ठीक है। एक एंटीबॉडी में 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ये जो एंटीजन वाला पार्ट आकर अटैच होता है एंटीजन बाइंडिंग साइड पर, उसे बोलते हैं हम एपिटॉप। एंटीजन बाइंडिंग साइड वाला पार्ट को क्या बोला हमने, पैराटॉप, ठीक है। अब जो एंटीजन आ रहा है, जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उसका जो पार्ट आकर अटैच हो रहा है उसे बोलते हैं हम एपिटॉप। ये टर्मिनोलॉजी भूलना मत, इन्हें अलग से लिख लेना। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, फारसी में लिखो, आई डोंट केयर, बट समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा जरूर। एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मेडिकल में भी, क्योंकि ये अगर आप मेडिकल स्टूडेंट जाओगे, मेडिकल में जा रहे हो, तो ये चीज़ आपकी जनरल नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। यही आपका टेस्ट है। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको प्रॉपर पूरी एनसीईआरटी रीड कर लेनी है, ठीक है, लाइन टू लाइन। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे बताना। कोई पार्ट अगर इसमें भी समझ नहीं आया, थोड़ा मैंने आज थोड़ा फास्ट ट्रैक में पढ़ाया, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, ठीक है। वैसे क्लियर होगा, एक बार रिवाइंड करके देख लेना अगर नहीं आ रहा हो समझ में, ठीक है। उसके बाद में कल स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर एंटीबॉडी का, हम वो सारा पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। कल मोस्ट प्रोबेबली हमारी इम्यूनिटी वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर तैयार रहना टेस्ट के लिए। सैटरडे आपका सब्जेक्टिव वाइज होगा, संडे आपका ऑब्जेक्टिव वाइज होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।